हेलो टेंथ क्लास। टेंस में मैं आज आपको टेबल नंबर 5 समझा रही हूँ वर्कबुक की। हालांकि ये आपके हो चुके हैं टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको बता चुकी हूँ ये सभी प्रयोग इनके, लेकिन फिर भी आपके बुक में दिए हुए हैं पीछे, तो मैं फिर से एक बार बता रही हूँ क्योंकि टेबल नंबर 5 में जो भी ट्रांसलेशन है मैं प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तहत जो भी वीडियो डाले हैं उनमें बहुत विस्तार से करवा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी बच्चों ने मांग की है तो मैं फिर से समझा रही। यहाँ पे मॉडल हेल्पिंग वर्ब दी हुई हैं और इनके आधार पे इनका ट्रांसलेशन होता है। तो इन सभी मॉडल हेल्पिंग वर्ब में आपका जो स्ट्रक्चर रहता है वो सब्जेक्ट के बाद मॉडल हेल्पिंग वर्ब आती है, और मॉडल हेल्पिंग वर्ब किसके आधार पे आती है? आपकी सेंटेंस में पीछे शब्द जो भी दिया हुआ उसके आधार पे आती है, और उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या टेंस जो भी इसमें होगा उसके अनुसार रखेंगे। जैसे पहला एग्जांपल लेंगे, हम कैन का यूज कर रहे हैं तो मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। कैन का यूज हम क्षमता व्यक्त करने के लिए करते हैं, योग्यता एबिलिटी के लिए। तो मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ में सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे आई, उसके बाद यहाँ सकता हूँ के लिए, क्योंकि यहाँ पे एबिलिटी है तो हम कैन का प्रयोग करेंगे। सकता हूँ शब्द यहाँ पे आपका एबिलिटी के लिए आए, लेकिन सकता है शब्द आपका संभावना के लिए भी आता है, तो उस समय हम मे का प्रयोग करते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, आपके इसमें सारणी में जो भी सेंटेंस हैं आप उतने करें। तो यहाँ पे हम कैन का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद कैन हेल्पिंग वर्ब, और कैन के यानी मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आपको रखना है ऑब्जेक्ट। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, तो अगर हम पूछें मैं क्या बोल सकता हूँ, क्या का जवाब हमें मिल रहा है अंग्रेजी, तो अंग्रेजी शब्द कहाँ पहुँचेगा? आपका वर्ब के तुरंत बाद। बच्चे ट्रांसलेशन में गड़बड़ ये करते हैं, पहले मैं की इंग्लिश बनाई, फिर अंग्रेजी की इंग्लिश बनाई, फिर बोल सकता हूँ इसकी इंग्लिश। तो इंग्लिश इस क्रम से नहीं बनती है। ट्रांसलेशन इंग्लिश में सबसे पहले सब्जेक्ट और फिर सबसे पीछे पहुंचते हैं, और फिर यहाँ से उल्टा चालू होता है। तो सबसे पहले आई, फिर कैन, फिर स्पीक, फिर इंग्लिश। तो आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो आपको ये सेंटेंस याद करके रखना है। अगर इसी तरह से कुछ और आ जाता है तो आप अपना एग्जाम्पल लिख लें और उस अनुसार कर लें। मैं लास्ट में आपको बताऊँगी, आप वीडियो पूरा देखते रहें किस तरह से चेंज करना है। इस उदाहरण के आधार पर मैं आपको बताऊंगी। आगे देखें, शुड, हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए। अब शुड का प्रयोग कब करते हैं? जब सलाह दी जाती, एडवाइस जिसको कहते हैं। अगर हम किसी को उठते बैठते तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तो ये जो चाहिए शब्द आता है उसके लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। तो स्ट्रक्चर आपका वही, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शुड यानी मॉडल हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और तब आपका ऑब्जेक्ट। हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए। हमें क्या सीखना चाहिए? अंग्रेजी। तो वी शुड लर्न इंग्लिश। अब अगर पास्ट टेंस आ जाए इसमें, तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब में पास्ट टेंस में शुड हैव आएगा, आपका कुड हैव आएगा, इस तरह से आता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आया करती इसमें। तो पास्ट टेंस आया है अगर, तो हम करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। सबसे पहले सब्जेक्ट दे, उसके बाद शुड हैव, हैज, हैव, हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर आ गया आपका ऑब्जेक्ट। इसी चीज़ को आपको पास्ट टेंस में इन्होंने इस तरीके से करके बताया। दे शुड हैव लर्नड इंग्लिश। आगे हैं आपके मॉडल हेल्पिंग वर्ब हैव टू, हैड टू। ये दोनों मॉडल हेल्पिंग वर्ब के रूप में है। ये आपकी वर्ब है, मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब हैं दोनों। हैव टू, हैड टू मॉडल हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं। मुझे घर जाना है, इसमें क्या व्यक्त होता है? हैव टू और हैड टू से। मुझे घर जाना है या मुझे घर जाना पड़ता है, जब भी ऐसा कोई सेंटेंस में मीनिंग निकलेगा कि काम हमको मजबूरी में करना पड़ता है, ऐसा सेंस निकले कि करना पड़ता है यानी मजबूरी है,
तो हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, मॉडल हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हैज टू, हैव टू, हैड टू का प्रयोग करते हैं। अब हैव टू वर्ब दो होती हैं आपकी, एक हैव टू हो गई और दूसरी होती है आपकी हैज टू। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, बहुवचन सब्जेक्ट के साथ में हैव टू और एक वचन सब्जेक्ट के साथ में हैज टू। तो मुझे घर जाना है, मुझे की इंग्लिश आई के साथ में हैव हेल्पिंग वर्ब आती तो हैव टू, और जाना के लिए गो, और ये आपका यहाँ पे होम, यानी हमारा सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई और मेन वर्ब हो गई। फिर उसके बाद हमारा जो शब्द बचा रह गया उसकी इंग्लिश हम पीछे रखेंगे। मुझे घर जाना पड़ता है, ये आ जाए या ये आ जाए, आपको याद करना है कि आप ये इंग्लिश बनाएंगे। इन सब सेंटेंसों को आपको याद करके चलना है। उसे घर जाना है, अगर मैं की जगह पे यहाँ पे सब्जेक्ट उसे हो जाए तो ही या सी। अब मैंने अभी बताया आपको कि हैव टू का प्रयोग प्लूरल के लिए और हैज टू का प्रयोग सिंगुलर के लिए, तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया ही या सी, तो इसके साथ में आया आपका हैज टू, गो होम, ये वैसा का वैसा ही। अगर पास्ट टेंस आ जाएगा तो हम हैड टू का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे है की जगह पे अगर था शब्द आ जाए तो हम हैड टू का प्रयोग करेंगे। इसमें एक वचन बहुवचन नहीं होता, सभी के साथ हैड टू आता है। मुझे घर जाना था, मुझे घर जाना पड़ा, तो आई हैड टू गो होम। फिर देखो आगे है आपकी हैव वर्ब, ये मेन वर्ब के रूप में है, और मैं फिर आपको कहूँगी कि प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप इसको विस्तार से देखेंगे। मैंने इसके बहुत सारे सेंटेंस बनाए। हमारे पास जब भी कोई चीज़ है तो हम हैज, हैव, हैड का प्रयोग करते हैं यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में। ठीक है, आप कैसे पहचानोगे कि हेल्पिंग वर्ब है ये कि मेन वर्ब है? तो यहाँ पे जब ये स्वयं मेन वर्ब है तो इसके तुरंत बाद आने वाला शब्द कोई ना कोई नाउन होगा, तो ये मेन वर्ब के रूप में। और यहाँ पे अगर इसके तुरंत बाद कोई मेन वर्ब आ रही है, मेन वर्ब आएगी, तो ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब के रूप में है। ठीक है, हैड टू, हैव टू, हैज टू मॉडल हेल्पिंग वर्ब हैं। अगर टू हटा देंगे तो हैज, हैव, हैड आपकी परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हो जाती हैं, तब उनके तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। लेकिन यहाँ पे मॉडल हेल्पिंग वर्ब के रूप में है तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, और यहाँ पे ये स्वयं मेन वर्ब हैं, इसके लिए यहाँ पे इनके तुरंत बाद शब्द आ रहा है नाउन। मेरे पास घर है तो आई हैव अ हाउस, आई हैव गॉट अ हाउस, हैव की जगह पे हैव गॉट का भी प्रयोग करते हैं। हमारे पास जो कुछ भी है, पास के लिए हैव वर्ब का प्रयोग होता है। उसके पास घर है, सब्जेक्ट बदल गया, ही हैज अ हाउस, आई के साथ में हैव आता है, ही के साथ में हैज आता है। आगे है आपका दिस, दीज, दैट और दोज, ये चारों आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इनका यूज समझें। दिस का प्रयोग एक वचन एक वस्तु के लिए पास के लिए होता है। दैट का प्रयोग दूर की वस्तु के लिए होता है। दीज का प्रयोग पास की बहुवचन वस्तुओं के लिए होता है, और दोज का प्रयोग दूर की बहुवचन वस्तुओं के लिए होता है। यानी दिस और दीज का प्रयोग पास में, और दैट और दोज का प्रयोग दूर। ठीक है, वस्तु या कोई भी एक वचन है तो हम दिस का प्रयोग करेंगे, बहुवचन है तो दीज, एक वचन है तो दैट और बहुवचन है तो दोज। दिस और दैट के साथ में इज आता है, इन दोनों के साथ में आर या बर आता है, इन दोनों के साथ में इज या बाज। देखो कैसे हो जाएगा सेंटेंस। यह हमारा विद्यालय है, यह के लिए इंग्लिश बनेगी दिस, तो दिस इज आवर स्कूल, हमारा के लिए यहाँ पे आवर आएगा। ये हमारी किताबें हैं, अब ये शब्द आ गया, मतलब ये पास की चीज़ है
तो ये के लिए इंग्लिश बनेगी डीज, डीज के साथ में आर है शब्द आ रहा है, इसलिए यहाँ पे था शब्द हो जाता तो इज और आर की जगह बर हो जाता या बाज हो जाता। तो दीज आर आवर बुक्स बहुवचन हो गया। वह नदी है, दूर की तरफ इशारा किया जा रहा है, दैट इज अ रिवर। बे नदियाँ हैं, ये बहुवचन हो गया, तो दोज आर रिवर्स। बे या वो इस तरह से संकेत करके बताया जाता है कि चीज़ पास में है कि दूर है। पास के लिए दिस और दीज, दूर के लिए दैट और दोज। ये प्रयोग बच्चों पहली दूसरी क्लास में समझाए जाते हैं छोटे बच्चों को। इट का प्रयोग समझें। इट का प्रयोग समय सूचक शब्दों के लिए और मौसम के शब्दों के लिए किया जाता है। जब भी कोई ऐसा सेंटेंस आएगा जिसमें मौसम की बात की जा रही है, समय की, तो सब्जेक्ट के रूप में हमेशा हमें इट रखना है। जैसे अभी 7 बजा है, घड़ी के समय के लिए इट का प्रयोग, अभी 7 बजा है। इट इज 7 नाउ, इट के साथ में हमेशा इज ही आएगा। आज सोमवार है, इट इज मंडे टुडे। इसका बच्चे आज सोमवार है, टुडे इज मंडे कर देते हैं, तो टुडे इज मंडे सेंटेंस गलत है ग्रामर की दृष्टि से। इट इज मंडे टुडे। आज 7 जनवरी है, इट इज द 7th ऑफ जनवरी टुडे। इस तरह से सेंटेंस बनेंगे इट से। आज मेरा जन्मदिन है, तो इट इज माई बर्थडे टुडे, तब भी हमें इट का ही प्रयोग करना है। सन के बारे में 1947 का वर्ष था, ये था शब्द आ गया, तो इट वाज 1947। अब आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे इसमें लिखा हुआ सन 1947 का वर्ष था, अगर उसमें आ जाए सन 2020 है शब्द आ गया, तो इट इज 2020। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। आज बहुत गर्मी है, इट इज़ वेरी हॉट टुडे। अब ये कहा जाए आज बहुत ठंड है, तो इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे। इस तरह से सेंटेंस मौसम के आपके चेंज हो जाएंगे। इट में बच्चों बारिश का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वर्षा होती है, इट रेन्स। आपको वर्षा के लिए चारों टेंस याद करने हैं। वर्षा होती है, इट रेन्स, यानी वर्षा के लिए हमेशा सब्जेक्ट इट होता है। और अगर ये फ्यूचर टेंस में कह दिया जाए वर्षा होगी, तो इट विल रेन। ठीक है, अब आगे समझें आप देयर का यूज। ये बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देयर का एक सेंटेंस लगभग हर साल आता ही आता है। मेरे गांव में एक मंदिर है। अब इसका प्रयोग, देयर का प्रयोग जब करते हैं जब कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमें कहाँ का जवाब मिले, 2 स्थान जरूर होंगे, उसमें 2 स्थानों का जिक्र है, 2 जगह का जिक्र है, एक जगह दूसरी जगह पर स्थित है। मेरे गांव में एक मंदिर है, तो एक मंदिर है और एक गांव है। मेरे गांव में एक मंदिर है, तो मंदिर कहाँ है, उसका जवाब हमें दूसरा स्थान मिलता है। तो इस समय ऐसे सेंटेंस में हम देयर का प्रयोग करते हैं। तो देयर वाले सेंटेंस में शुरुआत में हमें सबसे पहले स्ट्रक्चर जो लिखना है वो देयर इज या देयर आर। हमें इसके आधार पर निर्भर करता है कि आगे संख्या क्या पूछी जा रही है। देयर इज या देयर आर के बाद क्या है उसका जवाब लिखेंगे हम, या संख्या जो दी हुई उसकी इंग्लिश बनाएंगे अ टेम्पल। देयर इज अ टेम्पल। ठीक है, एक मंदिर है, संख्या क्या है 1, और 1 किसकी संख्या है, मंदिर की। तो देयर इज या देयर आर के बाद हमें जिस चीज़ की संख्या दी हुई है हम उसको इंग्लिश में रखेंगे, और उसके तुरंत बाद इन लगा करके, क्योंकि मैं शब्द तो आएगा ही आएगा इसमें, इन लगा करके हमें शुरू का सेंटेंस रखना है पीछे। यहाँ जवाब हो जाता है आपका कहाँ है। कहाँ है का जवाब हम सबसे लास्ट में रखेंगे विलेज शब्द। ठीक है, तो देयर इज अ टेम्पल इन माई विलेज। गांव में मंदिर कहाँ है, माई विलेज, मेरे गांव में।
विजयनगर में एक राजा था। अब था शब्द आ गया तो इज की जगह पे यहाँ पे बाज हो गया। देयर बाज अ किंग इन विजयनगर। कहाँ एक राजा था, कहाँ का जवाब मिल रहा है, तो हमें इस सेंटेंस को देयर से बनाना है। ठीक है, इसमें आपकी मेन वर्ब नहीं होती है। ठीक है, गो, टॉक, रीड, टीच, इस तरह से जो मेन वर्ब होती है इनमें नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इन्हीं के आधार पे आप ये याद करके रखें, इनके आधार पे चेंज करके आप दूसरे सेंटेंस बना सकते हैं, वो मैं आपको अभी और सिखाऊंगी। आगे आपका दिया जा रहा है एपस्ट्रॉफी, कॉमा एंड ऑफ। ये जो ऊपर कॉमा लगा होता है इसका प्रयोग कहाँ होता है और ऑफ का प्रयोग कहाँ होता है, क्योंकि इस कॉमा का मतलब होता है का, की या के सेंटेंस के अनुसार, और ऑफ का मतलब भी होता है का, की, के। यह मोहन का घर है। अब यहाँ मोहन के बाद का शब्द आ रहा है क्योंकि घर शब्द है। यहाँ पे पुस्तक हो जाता तो यह मोहन की पुस्तक है, तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, नाउन के ऊपर कॉमा लगा करके। जिस शब्द के साथ में का आ रहा है उसमें हम कॉमा लगा के एस लगा देंगे तो अपने आप ही का या की या के मीनिंग निकलेगा। अब ट्रांसलेशन किस आधार पे करना है, सेंटेंस में शब्द के आधार पे। यह है कि इंग्लिश बनती है दिस, जिसके साथ में इज आएगा क्योंकि यहाँ पे है शब्द है। ठीक है, तो दिस इज। फिर हमें मोहन का घर है तो दिस इज मोहन्स हाउस। दिस इज के बाद हमें पजेसिव लिखना है, इसको हम पजेसिव कहते हैं ग्रामर की भाषा में। ठीक है, इस सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे, दिस इज द हाउस ऑफ मोहन। अगर हम वस्तु का नाम पहले रख रहे हैं, किसका मालिक है, घर किसका है, कौन मालिक है, मालिक का जवाब मिलता है, कौन का है, किसका अधिकार है, इसका जवाब मिलता है, तो हमें पजेसिव का यूज करना है। तो घर पर किसका अधिकार है, मोहन का। तो हम अगर वस्तु का नाम पहले रख रहे हैं तो हम ऑफ लगा करके मालिक का नाम पीछे करेंगे, और यदि हम पजेसिव एस का प्रयोग कर रहे हैं तो हम मालिक के नाम के आगे पजेसिव एस लगा के तब वस्तु का नाम रखेंगे। दूसरा देखो यहाँ दिया हुआ, यह इस घर का दरवाज़ा है। अब ये पजेसिव एस का जो प्रयोग है सिर्फ जीवित प्राणी के लिए, मनुष्य के लिए होता है, वस्तुओं के लिए नहीं होता है। घर का दरवाज़ा तो हम हाउस में एस लगा के इंग्लिश नहीं बना सकते हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, यह इस घर का दरवाज़ा, तो दिस इज द डोर ऑफ द हाउस। यानी हमें निर्जीव चीज़ के लिए का, की, के लिए ऑफ का प्रयोग करना पड़ता है। एक और एग्जाम्पल दिया आपका यहाँ पे, वे इस किताब के पन्ने हैं, सॉरी ये इस किताब के पन्ने हैं, दीज आर द पेजेस ऑफ दिस बुक। इस किताब के, तो दिस बुक शब्द को कहाँ ले गए, पीछे, यहाँ पे ऑफ का प्रयोग करें। तो इस तरह से आपको ये जो सारणी है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। इस सारणी को आप अच्छे से सेंटेंस याद करेंगे तब आप ये नीचे के ट्रांसलेशन कर पाएंगे। अब हम आगे समझेंगे इसकी एक्सरसाइज। पहला सेंटेंस दिया हुआ है, मेरा भाई उर्दू लिख सकता है। यहाँ पर भी एबिलिटी व्यक्त की जा रही है, यानी क्षमता व्यक्त की जा रही है, तो हमें कैन का ही यूज करना है। अब मैंने जब आपको कैन समझाया था तो बताया था कि आप उस सेंटेंस को याद करके रखें, उसको देख करके आप दूसरे सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। ये आपका सेंटेंस है याद करा हुआ, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। आपको अगर ये सेंटेंस याद है, आप पीछे रफ में इसको लिख लें, इसका ट्रांसलेशन, आई कैन स्पीक इंग्लिश। अगर आपको डायरेक्ट बनाना नहीं आता है तो आप हिंदी भी लिख लें। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये कैन मॉडल हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। इसी को देख करके आप दूसरी सेंटेंस की इंग्लिश बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, जहाँ पे आई सब्जेक्ट रखा है उसकी जगह पे हो गया हमारा माई ब्रदर। ठीक है, सब्जेक्ट की जगह पे हमने अपना जो भी चेंज करा है वो सब्जेक्ट रख दिया। फिर कैन लिखा है तो हमने कैन रखा,
अब यहाँ पे स्पीक था क्योंकि सकता से पहले बोल यानी बोलना। अब यहाँ पे है लिख, तो यानी लिखना, तो इसके लिए इंग्लिश बनेगी आपकी राइट। तो आप अपने इसमें लिखेंगे स्पीक की जगह पे राइट। फिर पीछे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है क्या का जवाब। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ अंग्रेजी, तो मेरा भाई क्या लिख सकता है, तो यहाँ पे आ गया आपका उर्दू, तो आप लिखेंगे उर्दू। तो अगर आपको डायरेक्ट बनाना नहीं आता है तो इस तरह से आप याद करा हुए एक एक सेंटेंस याद करके रखें, टेबल नंबर 5, उसको देख करके आप इस तरह से सेंटेंस का ट्रांसलेशन एग्जाम में कर सकते हैं। लेकिन मैं बार बार समझा रही हूँ, सकता है, सकती है, सकते हैं शब्द आपको ध्यान रखना है कि वो क्षमता के लिए है, आप क्या काम कर सकते हैं, आप में क्या योग्यता है, उसके लिए कैन का प्रयोग करा जाता है। अगर सेम अर्थ वाली बात लें तो सकता है, सकती है, संभावना के लिए भी आता है, तो इसमें हमें मे का प्रयोग करना रहता है। सब कुछ उसी तरीके से रहता है, लेकिन सेंटेंस में कैन की जगह पे आपका मे हो जाएगा। इसमें हम जब बारिश वाली बात है, जैसे ये सेंटेंस दिया हुआ है आज बारिश हो सकती है, बारिश के लिए सब्जेक्ट बनता है इट। हेल्पिंग वर्ब कैन नहीं आएगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा मे। मेन वर्ब होती है इसमें रेन, और समय के लिए जो भी शब्द आते हैं वो हमेशा पीछे पहुँचते हैं, तो ये होगा इट मे रेन टुडे। मैंने इन सब बातों को प्रेजेंट टेंस के वीडियो में विस्तार से समझाया है, उस वीडियो को ज़रूर देख लें। आगे बढ़ेंगे हम। हमें सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए। यहाँ पे चाहिए शब्द आ गया, तो हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, शुड। हमें के लिए आएगा बी शुड। यहाँ पे ओबे दिया हुआ है, ओबे की जगह पे हम करेंगे फॉलो। ओबे का मतलब होता है आज्ञा पालन करना, नियमों का अनुसरण किया जाता है, तो फॉलो शब्द आएगा, बी शुड फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड। सड़क के नियमों, नियमों बहुवचन हो गया इसलिए रूल्स लिखा, और का की के लिए मैंने अभी ऊपर आपको सारणी में समझाया था कि हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। कोई भी वस्तु की बात होती है तो हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो सड़क के नियम है तो रूल्स ऑफ द रोड, इस तरह से सेंटेंस आपका बनेगा, बी शुड फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड। अगला है उन्हें समय पर आना चाहिए था शब्द आ गया, चाहिए था आपके में दिया हुआ शुड है, तो उन्हें के लिए इंग्लिश बनेगी दे, क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में दे आता है। उन्हें के लिए हम देम नहीं लिखेंगे सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। दे शुड हैव कम इन टाइम, कम की थर्ड फॉर्म कम होती, कम, केम और कम। अगला है पिताजी को ऑफिस जाना है, फादर हैज टू गो टू द ऑफिस। नेक्स्ट है आपका उसके मित्र को विद्यालय जाना था, सब्जेक्ट बनेगा उसके मित्र, तो हिज फ्रेंड। अब ना था, ना है, हमको हैड टू, हैज टू, हैव टू का प्रयोग करना था, यहाँ पे था शब्द है इसलिए हैड टू आएगा। हिज फ्रेंड हैड टू गो टू स्कूल। मोहन के पास 2 पेन हैं, मोहन हैज 2 पेन्स। अब यहाँ पे मोहन के पास 2 पेन है, परीक्षा में इस तरह से सेंटेंस बदल जाता है कि 2 पेन है, पेन की जगह पे किताबें कर दी, बुक कर दिया, तो हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा अपना ऑब्जेक्ट। तो आपको ये सेंटेंस समझ करके याद करना है, रटना नहीं है। जैसे मेरे 2 भाई हैं तो आई हैव 2 ब्रदर्स हो जाता है, उस तरह से ध्यान रखना है आपको। हाथी के सूंड होती है, अब होती है या है एक ही बात है, तो द एलिफेंट हैज अ ट्रंक।
यहाँ पे द एलिफेंट आएगा, क्योंकि एलिफेंट शब्द संपूर्ण जाति के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो ऐसे समय पे जो नाउन संपूर्ण जाति के लिए प्रयोग की जाती हैं, संपूर्ण जगत के लिए प्रयोग की जाती है, उसके आगे हम द का यूज करा करते हैं। यह मेरा घर है, दिस इज माई होम या हाउस, दोनों में से आप कोई एक शब्द लिखेंगे। वे तुम्हारे खिलौने हैं, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आ गया, मैंने आपको समझाए हैं सारणी में। वे दूर की चीज़ हो गई, तो दोज का प्रयोग होगा, दोज आर योर टॉयस, तुम्हारे के लिए योर। 7:05 हुआ है, इट इज 5 minutes past 7। घड़ी के समय की आप रोज़ाना बोलचाल में प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे जो समय ज़्यादा हुआ होता है उसके लिए हम पास्ट का प्रयोग करते हैं, और अगर कम रह जाए तो हम टू का प्रयोग करते हैं। ये 7:05 हुआ है। अगर ये कहा जाता कि 7 बजने में 5 मिनट हैं या 7 बजने में 5 मिनट कम हैं, तो इट इज़ 5 minutes टू, टी ओ टू होता, फिर यहाँ पे ये टू लगता है सीधा 27, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर समय ज़्यादा हुआ है, 7:05 ज़्यादा हुए हैं, तो हमें पास्ट का प्रयोग करना है, और जितने मिनट ज़्यादा हुए हैं उसकी इंग्लिश पहले रखी जाएगी, और कितने बजकर हुआ है उसको हम पीछे रखते हैं। अब यहाँ पे अगर ये कह दिया जाए कि तुम्हारा 10:15 हुए हैं, 10:15 हुए हैं, तो इट इज़ 15 minutes past 10, यहाँ पे 10 आएगा। कितने बज कर के हुए हैं वो यहाँ, और जितने मिनट ज़्यादा हुए हैं ये। अगर ये 7:05 यहाँ कहा जाए कि 7:30 हुए हैं, तो इट इज़ 7:30, इस तरह से रखें। 15 मिनट के लिए हम क्वार्टर कहते हैं, तो अगर 7:15 की कही जाए तो इट इज 7:15। अगला, यह 2008 है, तो इसका हो जाएगा इट इज 2008। अगर यहाँ पे सन बदल जाए, ये 2021 है, तो इट इज 2021 कर देंगे हम। तो ये आपको ध्यान रखना है, वो छोटा सा सेंटेंस है। मेरे विद्यालय में 5 शिक्षक हैं, ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। कई तरीके के सेंटेंस आपको याद कर लेना है। देयर आर 5 टीचर्स इन माई स्कूल, ये सेंटेंस हमेशा देयर से प्रारंभ होता है। अगर यहाँ पे संख्या ज़्यादा बताई जा रही है तो देयर आर या देयर बर। था शब्द है तो बाज या बर, है शब्द है तो इज या आर। सबसे पहले देयर इज, देयर आर, देयर बाज या देयर बर। उसके बाद हमें इंग्लिश उसकी रखनी जिसकी संख्या दी हुई है। किसकी संख्या दी हुई है? 5 शिक्षक। तो देयर आर के बाद हमने लिखा 5 टीचर्स, ठीक है। और उसके बाद कहाँ है, यहाँ मैं तो आना ही आना है, तो मैं लिखना है, और कहाँ है का जवाब पीछे। 5 शिक्षक कहाँ है? मेरे विद्यालय में या सिर्फ विद्यालय में? अगर मेरे लिखा है तो माई लिखेंगे, और सिर्फ विद्यालय लिखा है तो हम सिर्फ जगह का नाम यानी स्कूल लिखेंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले देयर इज, देयर आर, उसके बाद संख्या वाली शब्द की इंग्लिश, उसके बाद इन, और फिर कहाँ है उसकी इंग्लिश। तो देयर आर 5 टीचर्स इन माई स्कूल। अगला, जैसे यहाँ पे ये पूछा जाता है कि मेरे क्लास में 40 विद्यार्थी हैं, तो देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन माई क्लास हो जाएगा, इस तरह से चेंज हो जाएगा। ये पिताजी का चश्मा है, दिस इज फादर्स स्पेक्टिकल्स। पजेसिव का यूज करेंगे क्योंकि पिताजी का जीवित प्राणी के लिए, मनुष्य के लिए काकी के अर्थ आता है, तो हम पजेसिव एस का प्रयोग करते हैं, पजेसिव शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और आमतौर पे भाषा बोलते समय हम चश्मे के लिए आई ग्लासेस शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन सही शब्द चश्मे के लिए होता है स्पेक्टिकल। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इज फादर्स स्पेक्टिकल्स।
यह पेन का कैप है। दिस इज द कैप ऑफ द पेन। ये निर्जीव वस्तु है, उसके साथ में का अर्थ निकल रहा है, तो हमें ऑफ का प्रयोग करना है, इसलिए हम पेन्स कैप नहीं लिखेंगे, इसको कैप ऑफ द पेन। जब ऑफ का प्रयोग करते हैं तो मालिक का नाम पीछे और वस्तु का नाम आगे हो जाता है, तो दिस इज द कैप ऑफ द पेन। पेन ऑफ कैप नहीं करेंगे। पानी ठंडा होता है, वाटर इज कूल। होता है या है, तो वाटर इज कूल। ये आपके एज आर एम बाज बार जो स्ट्रक्चर होता है बी वर्ब, उसके स्ट्रक्चर का है। बच्चों यहाँ पे ये आपकी टेबल नंबर 5 मैंने आपको पूरी समझा दी है। कुछ सेंटेंस आपके अनसोल्ड में दिए होंगे, आप उनकी प्रैक्टिस करें, और कोई सेंटेंस अगर ना आए तो आप पूछ सकते हैं। इसके अगले वीडियो में हम टेबल नंबर 6 और 7 समझेंगे।